नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो 400 करोड़ साल पुराना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बेजान पत्थर जैसी पृथ्वी पर जिंदगी की पहली धड़कन सुनाई दी। हम समझेंगे उन मेजर थियरीज को, जैसे प्राइमोर्डियल सूप और आरएनए वर्ल्ड, जो बताती है कि कैसे बेजान रसायनों के मेल ने मिलकर जीवन की पहली सांस तैयार की। हम बात करेंगे उस जादुई पल की जब सेल्स ने आपस में हाथ मिलाया और कैसे एक मछली ने साहस दिखाकर जमीन पर पहला कदम रखा। हम जानेंगे कि एवोल्यूशन कोई सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ रास्ता है जहां हमारे जैसे कई और इंसान भी कभी मौजूद थे। कैसे जंगल से निकलकर हम सवाना के मैदानों तक पहुंचे और कैसे आग ने हमारे दिमाग को वो सुपर पावर दी जिससे हम आज सितारों तक पहुंचने का सपना देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये हम सबके वजूद की कहानी है। अपने चारों ओर देखिए, जीवन का ये अद्भुत ताना बाना और हमारी ये चेतना जो खुद अपने ही वजूद के पीछे छुपे रहस्य को सुलझाना चाहती है। सवाल आज भी वही है, आखिर यहाँ तक हम पहुंचे कैसे? खाली अंतरिक्ष के सन्नाटों से लेकर एक ग्रह के निर्माण तक ये कहानी है पानी, आग और बहुत सारे लक की, जिनसे जीवन का निर्माण हुआ। एक नन्ही सी हलचल जो प्राइमोर्डियल सूप में शुरू हुई और आगे चलकर जीवन का एक महान संगीत बनी। आज हम समय में पीछे चलेंगे। सृष्टि की पहली चिंगारी से इंसान के पहले विचार तक हम उन थियरीज और नई साइंटिफिक खोजों की बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि हमारी ये 400 करोड़ साल पुरानी कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। जैसे मैंने कहा, हमारी कहानी शुरू हुई 400 करोड़ साल पहले। एक गर्म पृथ्वी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। सोचिए उस समय के समुद्र को, जिसे अक्सर प्राइमोर्डियल सूप कहा जाता है। वहां मौजूद केमिकल्स ने बिजली और गर्मी के साथ मिलकर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दिए जिससे आगे चलकर जिंदगी शुरू हुई, जैसे कि अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें सब्जी पकती है। ठीक वैसे ही करोड़ों सालों तक कुदरत ने इन केमिकल्स के साथ लाइफ का एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये निर्जीव केमिकल्स जिंदा कैसे हुए? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के हिसाब से आरएनए डीएनए से भी पहले आया था। डीएनए शरीर का वो मास्टर बुक है जिसमें आपको बनाने वाली सारी जानकारी सुरक्षित रखी होती है। आरएनए उसी बुक की एक फोटोकॉपी की तरह है जो इस जानकारी को सेल के बाकी हिस्सों तक ले जाता है ताकि शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाए जा सके। मुख्य अंतर ये है कि डीएनए उस जानकारी को स्टोर करता है और आरएनए उस जानकारी को इस्तेमाल करके काम करवाता है। आसान भाषा में कहे तो आरएनए डीएनए का वो भाई है जो जानकारी सेव भी कर सकता है और खुद को डुप्लीकेट भी कर सकता है। लेटेस्ट रिसर्च ये कहता है कि जीवन की शुरुआत 400 करोड़ साल पहले ही हो चुकी थी, मुख्य रूप से इन दो जगहों पर। कल्पना कीजिए समुद्र की उस गहराई की जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वहां जमीन के अंदर से ज्वालामुखी जैसी गर्मी और ढेर सारे केमिकल्स निकलते हैं। यहाँ का पानी बहुत गर्म और खनिजों से भरा होता है, यानी मिनरल्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दरारों के पास जो केमिकल रिएक्शंस हुई, उसी ने बेजान केमिकल्स को जोड़कर लूका जैसे पहले जीवित ढांचे को जन्म दिया। यहाँ बिना सूरज के रोशनी के भी बहुत सारी एनर्जी थी जो जीवन को शुरू करने के लिए काफ़ी थी। दूसरी थ्योरी कहती है कि जिंदगी के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जैसे अमीनो एसिड और शुगर धरती पर थे ही नहीं।
अरबों सालों पहले अंतरिक्ष से धरती पर बहुत सारे उल्कापिंड गिर रहे थे। हो सकता है कि ये पत्थर अपने साथ अंतरिक्ष से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाए हो जिन्होंने यहाँ के पानी के साथ मिलकर पहले सेल को जन्म दिया। चाहे वो समुद्र की गहराई हो या अंतरिक्ष का पत्थर, अंत में जो पहला सेल बनकर तैयार हुआ उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये कोई मछली या जानवर नहीं था, ये बहुत छोटा सिंगल सेल जीव था। इसकी खासियत ये थी कि इसके पास डीएनए और आरएनए का वो बेसिक कोड था जो आज धरती के हर जीव, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक के पास है। यही वो जड़ है जिससे जिंदगी का पूरा पेड़ निकला है। लूका से लेके आज के करोड़ों जीवों का सफर तय हुआ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। चार्ल्स डार्विन ने हमें समझाया कि कुदरत में वही टिक पाता है जो हालत के हिसाब से अपने को ढाल ले। और मजे की बात बताऊं, ये सिद्धांत उन दिनों ही नहीं आज भी लागू होता है। जैसे रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है, बल्कि इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है, पीढ़ी दर पीढ़ी हुए छोटे छोटे बदलाव। जैसे आज के दौर में बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ खुद को बदल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक उसी तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम हमारे पूर्वजों पर भी लागू हुआ था। अरबों सालों तक लाइफ बस एक सिंगल सेल के रूप में रुकी हुई थी। फिर हुई वो जादुई घटना जिसे हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी कहते हैं, जहां दो सेल्स ने मिलकर एक टीम बना ली और जन्म हुआ जटिल यूकैरियोटिक सेल्स का। और फिर आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का वो दौर जिसने रातों रात समंदर को अजीबोगरीब और नए नए जीवों से भर दिया। अब बारी थी समंदर छोड़ के जमीन पर कब्जा करने की। तिकतालिक जैसे जीवों ने वो पहला साहसी कदम उठाया। वक्त के साथ उनके फिन्स मजबूत अंगों यानी लिम्स में बदल गए, जिनसे पहले एम्फीबियंस फिर रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। और इन्हीं की एक ब्रांच आगे चलकर हमारे जैसे स्तनधारी यानी मैमल्स बने। हमारी अपनी कहानी शुरू होती है अफ्रीका के किसी जंगल के पेड़ पर। पेड़ों पर रहने से हमें मजबूत पकड़ वाले हाथ और तेज दिखने वाली नजर तो मिली, लेकिन जब अफ्रीका के जंगल सिमटने लगे और सवाना के मैदान बनने लगे, तब असली कहानी शुरू हुई। जिंदा रहने के लिए अब हमें जमीन पर सीधा खड़ा रहना पड़ा। इस बाइपेडलिज्म का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे हाथ काम करने के लिए आजाद हो गए और हम सिर उठाकर दूर से ही किसी भी खतरे को भांप सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका ही क्यों? असल में इंसानियत की शुरुआत अफ्रीका के ही महाद्वीप में हुई थी। एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस, इसको एक बजट की तरह समझिए। हमारे शरीर के पास सीमित एनर्जी होती है। पहले कच्चा खाना पचाने में पेट को बहुत सारी मेहनत और एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन जब हमने खाना पकाकर खाना शुरू किया तो पेट का काम आसान हो गया। अब जो एनर्जी बची उसे शरीर ने हमारे दिमाग की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। इसी एक्स्ट्रा पावर की वजह से हमारा दिमाग बड़ा होना शुरू हो गया और हम औजार बनाने और भाषा बोलने के काबिल बने। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की मिट्टी से हम होमोसेपियंस उभरे। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी हमें बताती है कि कैसे वहां से निकलकर हम दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए। पर दिलचस्प बात यह है कि इस सफर में हम अकेले नहीं थे। हाल ही की रिसर्च हमें बताती है कि रास्ते में हमें अपने ही भाई निएंडरथाल्स मिले। हमने ना सिर्फ उनके साथ वक्त बिताया, बल्कि हमारी उनके साथ इंटरब्रीडिंग भी हुई। और यकीन मानिए, उनके निशान आज तक आपके और हमारे डीएनए में मौजूद है।
एवोल्यूशन कोई सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ रास्ता है। हमारे जैसे कई और इंसान भी कभी इस धरती पर थे, पर समय के साथ सिर्फ हम ही टिक पाए। हमारा डीएनए एक जेनेटिक बुक ऑफ द डेड है, यानी एक ऐसी किताब जिसमें उन सब पूर्वजों की यादें कैद है जिन्होंने करोड़ों सालों के तूफानों को झेलकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आज जब आप अपना हाथ देखते हैं तो याद कीजिए कि ये भी कभी एक मछली का पंख हुआ करता था। आपके शरीर का हर हिस्सा अरबों सालों की संघर्ष का नतीजा है। स्टारडस्ट से लेकर आज की इस चेतना तक का सफर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी फिल्म है। हम इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा है। हम भी उसी धूल से बने हैं जिससे सितारे बने हैं, और हमारे अंदर भी वही आग है जो 4 अरब साल पहले लूका में थी। ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। हम इस विरासत को आगे ले जाने वाले मुसाफिर हैं, और इस कहानी का अगला चैप्टर शायद हम ही लिखेंगे। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही विज्ञान और इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं द क्यूरियोसिटी रूम।